अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही। ओके, आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस दिए थे Yes, तो आपने सॉल्व किए? जी मैम। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? पहले दो क्वेश्चन है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ स्क्रीन और पढ़ते भी हैं आगे। अभी सबसे पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। नॉन यूनिट स्पीड कर्व की सॉल्व एग्जांपल है ये, और आप इसको देख लें। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि कोई आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। जी, आप लोग देख सकते हैं बीटा कर्व है, टी पे डिपेंडेंट है और 1 + t² टी एंड टी क्यूब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जी क्लास, जी मैम। ओके, इसमें ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, आप इसको भी अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लें। और इसमें देख लें कि आई जे की जगह पर E1, E2 और E3 एज बेसिस यूज़ किया हुआ है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वेक्टर टेंसर में पढ़ा होगा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। उनको जनरली हम लोग E1, E2 और E3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम रेक्टेंगुलर में तो हम आई जे के कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल में है तो उसके अकॉर्डिंगली, या स्फेरिकल में है तो उस तरह से हम इनको वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, तो ये जनरल E1, E2 और E3 की फॉर्म में इसको लेके सॉल्व किया हुआ है। सारी इसमें वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेनेट-थ्रेड थ्योरम फॉर यूनिट स्पीड कर्व्स। ठीक है, और उससे पहले कुछ लेमास हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ।
ओके क्लास, ये आप देख लें यहाँ से। यहाँ पे लेमा 5.1 है, ये चैप्टर नंबर 1 जो बुक आप लोग पढ़े हैं उसमें शामिल है। और यहाँ पे है एफ लेट एफ जी टू फंक्शन फ्रॉम आर टू वी, सपोज दैट वी हैज एन इनर प्रोडक्ट। आर से वी एक रेंज है जो कि वेक्टर स्पेस है और इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। और इनर प्रोडक्ट उसमें जो भी डिफाइंड होगा, और अगर डिफाइंड ना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी अगर हम लोग दे रहे हो इनर प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर inner product of derivative of f with g plus f with inner product of f with derivative of g, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि 1 by 1 डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके बाद इनर प्रोडक्ट लेंगे। इसमें ऐसा होगा कि f और g अगर कोई से दो फंक्शंस हैं और उनका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप लोग पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा एज इट इज रहेगा, इनर प्रोडक्ट लेंगे, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज होगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इन पर्टिकुलर इफ f इज अ कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव df by dt इज परपेंडिकुलर टू f, तो df by dt उसके परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक लेमा 3.3 ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें देखेंगे जो ई पार्ट है हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें जो ई पार्ट है इसका ये यूज़ होगा u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v अंडर द यूजुअल डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं u एंड v, तो u क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस पे u और v लाई कर रहे हैं। और दिस मीन्स कि जो u क्रॉस v है ये u के भी परपेंडिकुलर होगा और v के भी परपेंडिकुलर होगा, इसे हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये एक लेमा 4.1 है, ये सब उस बुक में मौजूद है, मैंने इनको सिर्फ सेपरेट किया है ताकि हम हमारा फोकस इन पे ही रहे, ठीक है। इफ e इज इक्वल टू e1 अप टू n is an orthonormal set of n elements of an n dimensional inner product space V। अब orthonormal means कि orthogonal plus normal, ठीक है। और orthogonal का मतलब ये है कि E1, E2, E3 ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इसमें और क्वालिटी ये है कि ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जब हम मॉडुलस लें तो आंसर 1 आएगा, उस सेट को हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे। और देन इज अ बेसिस ऑफ फॉर वी, ये जो है बेसिस बन सकता है वी किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का। और अगर कोई एक एलिमेंट हम लोग वी का लें, देन वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई वी ई आई। हम लोग इस तरह बेसिस के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए वी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज वी इक्वल्स टू ई वन इनर प्रोडक्ट ऑफ ई वन विद वी इंटू ई वन प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ई टू विद वी ई टू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ E3 विद V E3 एंड सो ऑन। ये इस तरह ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर V को जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल V का एक मेंबर होगा, और वहाँ पे ये ई आईज जो है ये उसके बेसिस में शामिल होंगे। इसके बाद ऑस्किलेटिंग प्लेन देख लें, ये क्या होता है। ऑस्किलेटिंग प्लेन टू अ यूनिट स्पीड कर्व अल्फा एट द पॉइंट अल्फा एस इज द प्लेन थ्रू अल्फा एस परपेंडिकुलर टू बी एंड हेंस स्पैन्ड बाय टी एंड एन। आपको अब ये तो बहुत अच्छा सा सबको पता लग गया कि टी एन और बी और क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये किसी भी कर्व की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने में हेल्प आउट करते हैं। और कर्व की हर पॉइंट पे हम लोग टी एन और बी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और जैसे हम कर्व के साथ मूव करते हैं टी एन और बी की वैल्यूज इनकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। तो अब अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपने फाइंड करना है, इसमें डेफिनेशन है ऑस्कुलेटिंग प्लेन किसी भी यूनिट कर्व अल्फा यूनिट स्पीड कर्व अल्फा का अगर हम लोग ऑस्कुलेटिंग प्लेन फाइंड करना चाहते हैं तो उस प्लेन को किसी एक पॉइंट अल्फा एस से उसको बी जो बाय नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी तरह अगर वो बाय नॉर्मल बी के परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स कि वो प्लेन को स्पैन करने में टी और एन रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप लोग जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लें तो वो कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, और उसको स्पैन कौन करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल है। और नॉर्मल प्लेन क्या होगा? मैम नॉर्मल ऑस्किलेटिंग प्लेन कौन सी होती है? बेटा ऑस्किलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो अगर हम उसे लिंक करना चाहें अपने पहले जो हम लोग पढ़ते हैं चीज़ों से, तो उसमें ऐसा है कि जैसे आप लोग एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसमें उस प्लेन को स्पैन कौन करता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तमाम वैल्यूज मिल के उसको स्पैन, पूरा प्लेन कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स को स्पैन करते हैं उसको। तो इसी तरह अगर हम लोग बी के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे तो वो प्लेन स्पैन करने में कौन रोल प्ले कर रहा होगा? टी और एन। ठीक है, इन्हीं लाइंस पे नॉर्मल प्लेन ऑफ अल्फा एक्स इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू टी। नॉर्मल प्लेन कौन सा होगा? जो टी टेंजेंट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। और उसमें क्या होगा? उसमें फिर कौन रोल प्ले करेगा प्लान उसको स्पैन करने में? एन और बी मिलके उसको स्पैन करेंगे। इसी तरह द रेक्टिफाइंग प्लेन ऑफ अल्फा इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू एन। और रेक्टिफाइंग प्लेन जो है अल्फा का, वो एक ऐसा प्लेन होगा जो एन के परपेंडिकुलर होगा। दिस मीन्स कि इसको स्पैन करने में टी और बी रोल प्ले करेंगे। अभी हम लेक्चर्स में इन प्लेन्स की डेफिनेशंस, इक्वेशंस भी फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है इसका मतलब? ओके, एक प्रोपोजिशन और भी थी 3.4 एट अल्फा एस बी आर यूनिट स्पीड कर्व विद के इक्वल्स टू 0। अल्फा एक यूनिट स्पीड कर्व है जिसका कर्वेचर 0 है। ठीक है, तो on an interval AB then the curve segment alpha AB to R cube is a straight line। तो जो अल्फा है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कर्वेचर 0 होने से एक तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो टॉर्शन 0 हो, फिर हमें पता लगता है कि वो प्लेन कर्व है। और ये हम पहले भी इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आगे इसको बहुत दफ़ा ये चीज़ डिस्कशन में आती रहेगी, इसलिए बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि अल्फा एक यूनिट स्पीड कर्व है जिसका कर्वेचर 0 है। देन कर्व सेगमेंट अल्फा फ्रॉम ए बी टू आर क्यूब। कर्व का हम लोग एक सेगमेंट ले रहे हैं, मीन्स कि अगर वो ओपन इंटरवल में डिस्क्राइब्ड है तो हम उसका एक पोर्शन ले लें, उसके एंड पॉइंट्स को फिक्स कर दें कि इन एंड पॉइंट से हम आगे नहीं जाएंगे। इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद एक और क्रोलरी है 4.3। इसको, ये हमें बहुत हेल्प आउट करेगी। इसको देखते हैं। लेट अल्फा इज बी यूनिट स्पीड कर्व विद कैपा नॉट इक्वल टू 0। अब अल्फा जो है यूनिट स्पीड कर्व है जिसमें कैपा 0 नहीं है। कैपा 0 ना होने का मतलब ये है कि ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तीन चीज़ें जो है इनका एक ही मीनिंग है। नंबर 1 ए है द इमेज ऑफ अल्फा लाइज इन द प्लेन। मोर सिंपली अल्फा इज अ प्लेन कर्व। तो अल्फा का जो इमेज है वो प्लेन में लाई करेगा, एक तो ये बात हो गई। और बी है बायनॉर्मल इज अ कांस्टेंट वेक्टर। बायनॉर्मल जो है वो कांस्टेंट होगा। और सी पार्ट ये कि टॉर्शन जो है वो 0 होगा फॉर ऑल एस। लेकिन टॉर्शन 0 होने से हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि वो जो कर्व, जिस कर्व अंडर डिस्कशन है वो प्लेन कर्व है, प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। टॉर्शन में ये करता है डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम प्लेन। तो जब वो डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा तो फिर टॉर्शन जो है, फिर वो प्लेन जो है वो सॉरी जो कर्व जो है वो प्लेन के अंदर लाई करेगा। और प्लेन के अंदर लाई करने का मतलब द इमेज ऑफ अल्फा लाइज इन द प्लेन। ठीक है, मोर सिंपली अल्फा इज अ प्लेन कर्व। और टॉर्शन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उससे, या हम इसका फॉर्मूला जब देखें तो वहाँ से हमें पता लगता है कि बी जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो बी प्राइम एन इन अ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो जब बी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये एक फ्रेनेट-सेरेट थ्योरम है, ये फॉर नॉन यूनिट स्पीड कर्व के लिए है। इससे पहले हम लोग एक प्रूफ मैं करना चाह रही थी कि आप लोग कर लें। लेमा 3.3 लेट अल्फा बी अ यूनिट स्पीड कर्व। अल्फा एक यूनिट स्पीड कर्व है। देन फॉर एवरी एस सच दैट कैपा नॉट इक्वल टू 0। कैपा नॉट इक्वल टू 0 मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। द सेट T, N and B is an orthonormal set।
तो सेट टी एन और बी है टेंजेंट प्रिंसिपल नॉर्मल और बाय नॉर्मल का, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए हमें चाहिए कि एक तो वो यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, दूसरा उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ इसका देखते हैं। टी एस इज़ अ यूनिट वेक्टर, हमें ये पता है बाय लेमा 5.1 लेमा जो हमने अभी उससे पहले पढ़ा है। मैम ऑर्थोनॉर्मल सेट बताना है एक दफा। जी बेटा मैं बता देती हूँ। ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। एक तो जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है वो सब यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, तो और दूसरे उसके अलावा उनका जो मतलब वो आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पे हों, परपेंडिकुलर हों एक दूसरे से, ऑर्थोगोनल हों। ठीक है, तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। अब ये देखें कि अगर हम लोग डेरिवेटिव एफ और जी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें इनर प्रोडक्ट पे, तो हमने इसमें यही पढ़ा है कि सबसे पहले एक फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, प्लस जैसे प्रोडक्ट रूल में हम लोग करते हैं, और सेकंड पहले फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए अगर हम लेमा पे आते हैं तो टी और टी प्राइम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये कैसे 0 होगा? इसके लिए आप ये देखेंगे टी और टी का इनर प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। क्या ख्याल है? अगर टी एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 होगा, और जब हम मॉडुलस लेते हैं उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट आपको याद है लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था अफाइन और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, जब हम इनर प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, कुछ याद है? जी क्लास, इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर गिवन ना हो तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा। यस ये भी मैम। पता है या ये भी नहीं पता? जी क्लास, आप मुझे बताएंगे तो फिर ही मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर सकूंगी कि आपको समझ में आ रही है बात कि जब हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो उसमें इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या नहीं करते? ठीक, आप ये देखिए टी एस इज ए यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी इसका मॉडुलस लें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, और आपने इनर प्रोडक्ट में सॉरी अफाइन और यूक्लिडियन में आपने पढ़ा था कि जब हम मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ टी विद इटसेल्फ, यही पढ़ा था आपने? ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी विद इटसेल्फ मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर टी टू बी अ यूनिट वेक्टर। और फिर जब आपके पास ये आपके सामने स्टेटमेंट होगी जिसमें आप टी का उसके साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर आप दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लें तो जो 1 है उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और जो टी का इनर प्रोडक्ट उसके साथ है उस पर हम लोग वो लेमा जो 5.1 अभी हमने डिस्कस किया है, अगर हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पहले हम एक टी का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा टी एज इट इज़ होगा, प्लस पहला टी एज इट इज़ होगा और दूसरे टी का डेरिवेटिव लेंगे, और हम उसे 2 इंटू टी प्राइम इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और उससे हमारे पास आंसर आ सकता है टी इंटू टी प्राइम इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ रही है? असल चीज़ तो ये है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी एक यूनिट वेक्टर है, और जब आप यूनिट वेक्टर का टेंजेंट सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आंसर 0 आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप जब टी के साथ टी प्राइम लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा टी प्राइम की जगह पे, और हम किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 के साथ लें तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, दो अप्रोच हैं। एक्चुअल अप्रोच हुआ है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए, जिसमें मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम टी और टी का इनर प्रोडक्ट लें मॉडुलस लेने के लिए, तो आंसर आप 1 रखेंगे और दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लेंगे,
और लेमा 5.1 को फॉलो करते हुए आपके पास ये आंसर आएगा टी इंटू टी प्राइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ टी विद टी प्राइम इक्वल्स टू 0 ये लेमा 5.1 को फॉलो करने से और बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, इन दोनों को फॉलो करने से आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास टी एक यूनिट वेक्टर है और आप उसके डेरिवेटिव के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो टी क्योंकि यूनिट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और किसी भी इनर प्रोडक्ट का मतलब असल में होता है क्या है, डॉट प्रोडक्ट अगर हमें गिवन ना हो तो जब हम किसी भी चीज़ का 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ के देखिए एक दफ़ा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ रिटर्न फॉर्म में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल आप मैम इस बात पे आगे कि टी और टी प्राइम जो है उसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि टी एक यूनिट वेक्टर है और टी प्राइम बीइंग का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 होगा। ये बात ठीक है? अब जी क्लास, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, और सेकंड अप्रोच है वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप उसको भी देख सकें। अब हमें पता है कि जब आप प्रिंसिपल नॉर्मल का फॉर्मूला आपने यूज़ किया है एन इज इक्वल टू टी प्राइम ओवर कैपा था, ऐसे ही था ना? तो आप वहाँ से टी प्राइम इक्वल टू कैपा एन लिख सकते हैं जो लास्ट लेक्चर्स में जी मैम लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व अभी मैंने शेयर किया था यहाँ पे देखते हैं आप, ये तो दूसरा है, ये नॉन यूनिट स्पीड का उसके लिए। ओके, एन इज इक्वल टू टी प्राइम ओवर कैपा है और वहाँ से टी प्राइम की वैल्यू कैपा एन ली जा सकती है और कैपा क्योंकि 0 नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ टी प्राइम को रिप्लेस कर दें इस कैपा एन से और अगर हम कैपा को बाहर निकाल दें बीइंग अ कांस्टेंट तो टी और एन का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। दिस मीन्स सो टी एंड एन आर ऑर्थोगोनल, टी और एन जो है वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ऑर्थोनॉर्मल भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यहाँ तक मुझे बता दें आपको समझ में अगर आ गया तो। मैम अब सिंस बी इक्वल टू टी क्रॉस एन, क्या बी बट आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे समझ नहीं आया। मैम कैपा कल आपने जो कॉम्पोनेंट को बाहर निकाल देंगे। कैपा को बेटा बाहर इसलिए निकालेंगे, आप याद करें जब हम लोग फाइनल यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत यूज़ हो रही है यहाँ पे, हम जब इनर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें तो हमने क्या किया था, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इनर प्रोडक्ट के और उसमें हमने कहा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, एक ये पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 सिर्फ उसी वक्त होगा जब उनमें से कोई एक 0 होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास ए यू प्लस बी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट अगर हम लोग बी के साथ ले रहे हैं तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख के यू का बी के साथ प्लस बी इंटू डब्ल्यू का बी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। यानी कि हमने ये इसमें रूल पढ़ा था कि अगर आपका कोई एक वेक्टर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे इनर प्रोडक्ट के उसमें से और यहाँ पे कैपा टी और एन के साथ बस लिख देंगे साथ में। फिर इस इनर प्रोडक्ट का जो भी कोई आंसर आएगा वो जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं 3 रूल्स पढ़े थे इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हुए, उन्हीं को अप्लाई करते हुए जब हम लोग इसमें टी इंटू टी प्राइम इक्वल्स टू 0 के अंदर टी प्राइम को कैपा एन से रिप्लेस करेंगे तो कैपा बीइंग अ कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और आपके पास टी और एन जो है सिर्फ उसका इनर प्रोडक्ट रह जाएगा और कैपा जी क्योंकि मैम 0 ओके। इसलिए हम टी और एन हाँ को जी। करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपा 0 नहीं है इसलिए हम लोग टी और एन को 0 रखेंगे और इस तरह टी और एन जो वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। सिंस बी इक्वल टू टी क्रॉस एन, बी जो है वो टी क्रॉस एन के इक्वल है तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे वो एक
ये ई पार्ट u क्रॉस v जो है ये परपेंडिकुलर होगा u और v दोनों पे, अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान में रखें तो, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि b जो है t एक यूनिट वेक्टर है और n भी एक यूनिट वेक्टर है, b उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो दिस मीन्स b इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग t एंड n। तो इसका मतलब हुआ कि b जो है वो t के साथ भी परपेंडिकुलर है और n के साथ भी, तो b इज ऑर्थोगोनल टू बोथ t एंड n, और b इटसेल्फ हमें पता है कि यूनिट वेक्टर होता है। अब सिंस t एंड n आर यूनिट वेक्टर, सो b इज t क्रॉस n, और b जो है वो t क्रॉस n है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो तीनों सेट हैं, सेट के जो तीनों मेंबर्स हैं t n और b, जिसे हम लोग मूविंग ट्राइहेड्रन भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्व के साथ साथ मूव करता रहता है, हर पॉइंट पे डिफरेंट इसकी डायरेक्शंस होती हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। यानी ये खुद भी यूनिट वेक्टर्स हैं और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे बता दें। इसी तरह ये जो क्रॉलरी 4.3 है, एक मैंने और थ्योरम रखा हुआ था लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसको पढ़ने से आपको ये और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। इस क्रॉलरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, या जो अभी हमने ये लेमा 3.3 किया है इसमें अगर कोई मसला है। जी क्लास, लेमा 3.3 आपको समझ में आ गई? बेटा कैपा हमने सपोज कर लिया ना, शुरू से हमने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि अल्फा एक यूनिट स्पीड कर्व है और उसमें कैपा जीरो नहीं है। कैपा के जीरो ना होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, वो कोई भी कर्व हो सकता है, सर्कल, हेलिक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। वो ऑप्शन हमने कैपा को जीरो ना रख के खत्म कर दिया, स्ट्रेट लाइन वाला। उसके बाद हमें टी हमें पता है यूनिट वेक्टर है, और फिलहाल जो आप लोगों के लिए अप्रोच अभी मैंने रखी है वो ये है कि टी और टी प्राइम, टी बीइंग यूनिट वेक्टर उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, जब उसके साथ आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके जो दूसरा बता रही हूँ साइड, जो लेमा 5.1 को फॉलो करने से आपके सामने आएगी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसमें। तो फिलहाल जो है वो आप ये इतना समझ लें कि ये टी और टी प्राइम जो है ज़ीरो है, और इससे आगे आप एन की वैल्यू यूज़ करते हुए टी प्राइम को कैपा एन लिख सकते हैं, और यहाँ पे रिप्लेस कर दें टी प्राइम को कैपा एन से, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट आप उस कैपा को बाहर निकाल देंगे। अब होगा ये कि कैपा और इनर प्रोडक्ट दोनों ज़ीरो आंसर दे रहे होंगे, और फिर हम बताएंगे कि कैपा क्योंकि जीरो नहीं है तो दिस मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ टी विद एन भी जीरो होगा, और इसके जीरो होने से ये प्रूफ हो जाएगा कि टी और एन जो है वो परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। और जब हम बी को ऑर्थोगोनल शो करना चाहेंगे, जी बेटा मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। बेटा आपकी आवाज़ कट रही है। जी क्लास आप इसको पढ़ें, अगर आपको इसको प्रॉब्लम फील हो रहा है इसको समझने में, स्पेशली जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको, और जो एक थ्योरम में जो चाह रही थी कि मैं आज कवर करवाऊँ जो लेंथी है,
इन दोनों को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके साथ हम ये ख़त्म कर लेंगे टॉपिक अपना। और आप लोग जो हैं वो क्वेश्चंस पे अपना फोकस रखें। क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए या नहीं किए, कोशिश करेंगे थर्सडे तक आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हों। मैम जी मैम वो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। बेटा कौन सा नहीं हो रहा, आप मुझे वो बताते हैं। मैम जो आपने 3 वाला नहीं दिया था, उसको थीटा के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना था। अच्छा उसमें क्या मसला है बेटा? मैम वो जब हम उसको कर लेते हैं ना तो वो इतनी बड़ी टर्म आ जाती है, समझ ही नहीं आ रही उसको कैसे हम करें आगे। उससे आपने वो साइन और जो लॉज है वो अप्लाई होंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज उसमें अप्लाई करें। आपसे अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मैं वो आपसे शेयर कर दूँगी इसका सोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन और बाकी पहले दो हो गए। जी मैम तो दूसरे दो नहीं हुए, दोनों शेयर कर दीजिएगा। फोर्थ तो बेटा आप लोगों को कर लेना चाहिए। फोर्थ आप खुद कर लें, कोशिश करें थोड़ी सी और, क्योंकि अब आप मास्टर्स लेवल पे आ गए ना, तो आप बाकी मैम जी मैम कल जो आपने क्वेश्चन सेंड किए थे तो उनमें ना वो आई कैप और जे कैप, तो वहाँ पे आई की जगह पे कॉमे वगैरह नहीं लगा सकते आई की जगह उनको? पे अगर आप इसे दूसरी तरह लिख रहे हैं ना, मतलब आई जे की तरह नहीं लिख रहे, एक वो अल्फा जिसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल शेयर ये हो रही है, इस तरह लिख लें आप इसको 1 तो मैम + 2। हाँ इस तरह भी ऐसे कर सकते हैं वो वाले सवाल? से आपका आंसर ठीक होना चाहिए, जैसे आपको इजी लगता जी है मैम। उस तरह ही करना। जी मैम, देखिए क्योंकि वो करना ज़्यादा नॉन यूनिट स्पीड कर्व थे ना, तो उनको इस तरह कर लें। जिसको दोनों को ऐसे कर सकते हैं, ठीक? दोनों में कोई मसला नहीं है। आपने चलें कभी ठीक है मैम। क्रॉस लेना है तो आपने यहाँ पे आई जे के लिख लें, E1 E2 E3 लिख लें, कुछ भी लिख लें। चलें मैम, यही पूछना। आप लोग मैम वो एक सबसे अटेंडेंस थीटा लगवा वाला, लें। मैम थीटा वाला क्वेश्चन था, तो वो आप उसका हाँ सोल्यूशन वो मैं सेंड आपको कर। शेयर करूँगी, ठीक है। अटेंडेंस मैंने आप सबकी लगा दी, ठीक है। आपने जो आज थ्योरम पढ़ा है उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की, और क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। थर्सडे को इंशाल्लाह हम लोग एक और थ्योरम है, फ्रेंच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी करेंगे, और इस जो हमने आज लेमा पढ़ा है इसको भी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।